कृषि को यदि आप समग्र रूप से देख रहे हैं तो एक कोई भी फसल जब आपके थाली तक पहुंचता है तो उसके पहले की एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया जटिल होती है या आसान होती है, ये तो समझने के लिए आपको समय देना होगा, लेकिन आप इतना ज़रूर मानिए कि उस पूरी प्रक्रिया में हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी अथक प्रयास शामिल है। अभी आप जहाँ पे मुझको देख रहे हैं ये लीची का बागान है। आप सोच सकते हैं कि लीची के विषय में बात होगी, निसंदेह होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी इस पर थोड़ा सा आपको इसलिए पृष्ठभूमि बना दे रहा हूँ कि मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और वो स्वास्थ्य से इसलिए जुड़ी हुई है कि इसमें हमारे उपभोक्ता और वो किसान जो फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, दोनों की महती भूमिका होगी। और तब आप जान पाएंगे कि कैसे आपके स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए हमारे वैज्ञानिकों की क्या अनुशंसा है और वो क्या सोचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल कृषि का और मैं हूं राकेश के कश्यप। अभी मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करा रहा हूं वो डॉक्टर SK सिंह हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड निमेटोलॉजी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। ये इनका एक परिचय हुआ जहाँ पे आप जॉब करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इनको एडमायर करता हूँ कि इस वैज्ञानिक कम्युनिटी में जो 1% लोग हमको मिलते हैं जो कि कुछ लिख पाते हैं और पब्लिक हित में लिखते हैं, उनमें से मैं आपको सर पाता हूँ। और मैं आपके लेखों को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद एक श्रद्धा होती है कि चलिए आप एक व्यवहारिक चीज़ लिखते हैं। सर, मैं आज जो चर्चा करना चाहता हूं, चूँकि क्रॉप बहुत है और बगैर प्लांट प्रोटेक्शन के हो नहीं सकता है। एक सवाल बार बार कई सारे फोरम पे उठता है कि यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कई एक धारा कहता है नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या हम बगैर पेस्टिसाइड के इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं? राकेश जी, पहले बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे वर्ड हमारे लिए यूज़ किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न जो है बहुत सामयिक है और इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत आसानी से ये कह दिया जाता है केमिकल फ्री। हम लोग भी कभी भी ये नहीं कहते हैं, हमारा भी कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता है। हम लोग किसी भी बीमारी को प्रबंधित करने के बारे में जब सोचते हैं तो पहला ख्याल आता है कि उस बीमारी को प्रबंधित करने के लिए जितने हमारे साधन हैं उसका उपयोग करने के बाद ये जो बीमारी प्रबंधित नहीं होती है तब हम रसायनों की बात करते हैं। रसायन हमारे अंतिम विकल्प हैं। कभी भी ये हम कहना चाहेंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कभी भी किसी भी बीमारी को प्रबंधित करने के लिए, किसी भी कीड़े को प्रबंधित करने के लिए रसायन आपकी पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, आपकी अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए। और बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, बहुत छोटे छोटे से विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे डेटा प्लांटिंग। डेटा प्लांटिंग क्या है? डेटा प्लांटिंग में आप देखे होंगे कि बहुत सारे किसान जो है समय पे प्लांटिंग करते हैं, कुछ लोग जो है अगेती लगाते हैं। तो जब हम अगेती लगाते हैं तो उसमें दुनिया भर के बीमारी और कीड़े लगते हैं। जब समय पे लगाते हैं तो उसमें कम आते हैं और जो देर से लगाते हैं उसमें। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कब लगाने का सबसे अच्छा समय है। जब बेस्ट समय में हम लगाएंगे तो उसमें बीमारी या कीड़े कम आएंगे। दूसरा क्या है, कितनी गहराई में लगाना है, कितनी जुताई करके लगाना है, कितना पानी देना है। ये सारे फैक्टर जो है मिल के जो है किसी बीमारी या कीड़े की उग्रता को बढ़ाने में जो है अपना योगदान देते हैं। और इन छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करके जो है हम इनको बड़े आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। कभी भी रसायनों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। रसायनों को बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत ही जुडिशियस यूज़ करना। जुडिशियस यूज़ करना मतलब कि कभी भी रसायनों की जो मात्रा बताई जाती है उस मात्रा के साथ छेड़छाड़ मत करिए। जब हम आपसे कहते हैं कि 1 ग्राम डालिए, 1 मिलीलीटर डालिए, आपको लगता है कि नहीं 1 से ज़्यादा हम 2 डालेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गलती कहीं न कहीं जो है ठीक ढंग से एडवाइस का उपयोग न करने की वजह से जो है झेलना पड़ता है। तो वैज्ञानिक सलाह को जो है आपको मानना चाहिए। सर, हम लोग जो ये वार्ता कर रहे हैं, मैं इसमें 2 तरह के हमारे जो दर्शक हैं, एक तो हमारे उत्पादक किसान हैं और दूसरा जो उपयोग कर रहे हैं उनको, दोनों के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ मैसेज हो। जो हमारे उत्पादक किसान हैं उनको क्या लगता है कि इस रसायनों के चुनाव में या रसायनों के उपयोग के दौरान जो
पब्लिक हेल्थ को देखते हुए किस बात को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सोचना चाहिए जब वो एक डब्बा केमिकल का उपयोग करने जा रहे हैं? जब आप रसायनों के उपयोग के बारे, यदि आपको लग रहा है कि रोग या बीमारी जो है गंभीर अवस्था में पहुंच गई है, बाकी जितने हमारे जो है कल्चरल हो, मैकेनिकल हों और जितने तरीके के हमारे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस अब ठीक नहीं हैं, अब रसायन ही हमारा अंतिम विकल्प है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमेशा उस पर्टिकुलर डिजीज़ या इंसेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो है लेबल क्लेम जो है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड रिकमेंडेड हैं, तो हमेशा उन रसायनों का हमें उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ डोज, उस रसायन या उस पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के लिए जो मात्रा बताई जाती है उस मात्रा को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये भी बताया जाता है कि इस दवा का आपको उपयोग जो है 10 दिन पे अंतर पे करना है, 15 दिन के अंतर पे करना है, 2 बार करना है या 1 बार करना है, वो रोग या कीड़े की उग्रता के आधार पे आपको निर्धारित करना है। आप कभी भी रोग और कीड़ा, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें कि रोग और कीड़ा आपको न दिखे। आपको ये डिसाइड करना है, सपोज करिए कि किसी भी पौधे की निचली पत्तियों पे यदि रोग के कोई धब्बे दिखाई देते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो रोग है और हमको तुरंत रसायनों पे चला जाना है, नहीं। आप पहले क्या करिए कि उस जो है 1 पत्ती, 2 पत्ती, 4 पत्ती भी यदि वो बीमारी है या वो कीड़े हैं, तो मैकेनिकली पहले उसको तोड़िए, बाग से हटाइए। जब केमिकल के बारे में है तो कभी भी रसायनों का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है। अंधाधुंध जब आप उपयोग करते हैं, एक चीज़ और, जब आप रसायनों का उपयोग करते हैं तो क्रॉप के हिसाब से, उस रसायन के हिसाब से हर रसायन का जो है अपना एक वेटिंग पीरियड है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये वेटिंग पीरियड क्या है? वेटिंग पीरियड उसको कहते हैं कि दवा के छिड़काव से लेके फसल के हार्वेस्ट करने के बीच की जो अवस्था है या बीच के जो दिन हैं उसको हम वेटिंग पीरियड कहते हैं। तो जहाँ से आप रसायन लेते हैं आप कोशिश करिए, कोई सा जिला नहीं है जिसमें कि कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। यदि आपके आसपास यदि कृषि विश्वविद्यालय हों, रिसर्च इंस्टीट्यूट हों, कृषि विज्ञान केंद्र हों, तो निश्चित तौर पे आपको बेझिझक जो है वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहिए। कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए रसायनों की मात्रा और उन रसायनों के बारे में आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कभी भी ये मत समझिए कि हम दवा का बढ़ा के उपयोग करेंगे तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। और ये सारी जानकारी आज के समय में गूगल पे उपलब्ध है। आप जब किसी केमिकल का नाम डालेंगे तो उसकी पूरी जन्म कुंडली निकल कर आ जाएगी कि कब, कहाँ, कैसे उपयोग करें। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि रसायन के उपयोग के पहले इसका ध्यान दें। सर, एक आर्टिकल अभी मैंने आपका पढ़ा जिसमें आपने कहा कि फलों को पकाने के लिए हमको किसी खास केमिकल का यूज करना चाहिए। हम लोग जो पहले तो हम लोग ज़मीन के अंदर डाल के और उसमें धुआं डाल के और उसको पकाया करते थे, अगर गांव के केले वेले की बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ज़रूरत बढ़ गई, समय के अभाव में शायद लोगों ने कुछ केमिकल का उपयोग किया। आज हम कहते हैं कि उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले क्यों करते थे, आज क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रतिदिन जो है अनुसंधान हो रहे हैं और ये देखा गया, जबकि जिन विधियों की आप चर्चा कर रहे हैं उसके अलावा भी जो है सबसे आसान जो विधि है वो कार्बाइड का उपयोग जो है आम को पकाने में, केला को पकाने में, पपीता को पकाने में या बहुतेरे जो है फलों को पकाने के लिए जो है कार्बाइड का उपयोग होता है। अब ये स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप कार्बाइड का उपयोग मत करिए। प्रश्न ये उठता है कि कार्बाइड का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? कार्बाइड का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि कार्बाइड जो है कार्सिनोजेनिक है। कार्बाइड जो है का अंश जो है उस फल में पड़ा रहेगा। जब जिस फल को हम कंज्यूम करने जा रहे हैं, जिस फल का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वो कैंसरस है। उससे कैंसर जैसी घातक और भयंकर बीमारी हो सकती है। इससे बचने के लिए जो है सबसे पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि आप बिना रसायनों के पकाएं। बिना रसायनों को पकाएं तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे ये फल पकते हैं तो पकने के दरमियान एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है इथिलीन। इथिलीन क्या करती है? पकने की प्रक्रिया को जो है तेज कर देती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सपोज करिए कि आप पपीता पकाने जा रहे हैं, तो पपीता के साथ क्या करिए कि 2 एग जो है
पका हुआ केला उसमें रख दीजिए। जहाँ पे आप रखे हुए हैं, जिस चैम्बर में या जिस स्थान पे एयर टाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे आप क्या करिए कि पका हुआ केला रख दीजिए। यदि आम का सीज़न है तो पका हुआ आम रख दीजिए। उससे क्या होगा कि उससे जो गैस निकलेगी उससे हमारा जो है ये जैसे कि आप पपीता पका रहे हैं तो उसको रख दीजिए, या खूब पका पपीता भी रख दीजिए, तो उससे भी जो गैस रिलीज़ होगी तो हमारा कच्चा जो है। और इस सब के अलावा सही समय पे यदि आप तुड़ाई करते हैं, सही समय पे आप तुड़ाई करते हैं, तब भी जो है आप रसायनों के आपको उपयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही मैच्योरिटी पे, जैसे केला को हम कैसे समझें कि सही मैच्योरिटी पे है, तो केला में जो एंगल्स बनते हैं, एंगल हम कह रहे हैं कि जो उसके जो फिंगर हैं, जो केला है, उसमें आप देखेंगे कि नसें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जब वो नसें जो हैं ब्लेंड कर जाएँ, जब गोल हो जाएँ, तो आप ये समझ जाइए कि हमारा केला अब ये जो है पकने के लिए तैयार है। उस अवस्था में यदि आप केला की तुड़ाई करते हैं और उसको जो है एयर टाइट जगह पे रख दें, तो 2 से 3 दिन में अपने आप पक जाएगा। इस प्रक्रिया को फास्ट करना चाह रहे हैं तो कोई भी पका केला कोई भी पका फल, उसके अंदर हर फल से जो है एथिलीन गैस निकलती है, आप उसका उपयोग करिए। यदि आप चाहते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि यदि आपको ज़रूरत हो कि नहीं हमको 24 घंटे के अंदर पकाना है, 48 घंटे के अंदर करना है, तो प्लस अब ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक केमिकल यूज़ हो रहा है जिसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल जो है, जो केमिकल है, इससे ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये केमिकल है, नहीं। इसका उपयोग जो है केवल इंडिया में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलों को पकाने के लिए उपयोग होता है। ये क्या करता है कि फलों के अंदर जो है, इससे जो है जो गैस निकलती है, ये वही गैस है जो पके फलों से निकलती है, जिसको हम एथिलीन कह रहे हैं। वो उस गैस के निकलने की प्रक्रिया को ये तेज़ कर देता है, जिससे कि फल पकने का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। और हमें जो है इथेनॉल के यूज करके हम क्या करते हैं कि कभी-कभी आप देखे होंगे कि कुछ उपभोक्ताओं का पसंद होता है कोई कलर विशेष, जैसे कि गहरे पीले रंग का कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को हल्के पीले रंग का पसंद है। तो इस इथेनॉल की जो है मात्रा को कम या बेसी करके इच्छित कलर प्राप्त कर सकते हैं और समय को भी निर्धारित कर सकते हैं। सर, ये तो हमारा, चूँकि ये विषय पूरा बहुत ही बड़ा है और इस पे एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत है कि उपयोग और अनुशंसित उपयोग बहुत तरह की बातें हैं। हमारे जो उपभोक्ता हैं, जैसे सब्जियों में भी हम लोग बार बार सुनते हैं कि कभी किसी खास केमिकल में डुबाकर बेच रहा है या उसके सेल्फ लाइफ के लिए बढ़ा रहा है। क्या आप एज अ वैज्ञानिक आपने कभी इसका अनुभव किया कि यह वाकई में हो रहा है, या अगर हमारे उपभोक्ता बाज़ार जा रहे हैं तो कोई ऐसा है कुछ बेसिक मापदंड जिसको देखकर वो आकलन कर सकें या इसके प्रति आवाज़ उठा सकें? ये भी जो है निश्चित तौर पे इन बिंदुओं का ध्यान देना है। जिन सब्जियों को हम बाज़ार में जाते हैं और जिन सब्जियों को हम छाँट देते हैं, सपोज़ करिए कि किसी सब्ज़ी विशेष में हमको छोटा-सा भी धब्बा दिख गया, कीड़ा का छेद दिख गया, तो हमको लगता है कि नहीं, हम उसको छाँट देते हैं। हम पसंद किसको कहते हैं करते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, बहुत खूबसूरत होता है, हम उसको पसंद करते हैं। आप सबसे अच्छा तो ये है कि आप सीधे किसानों से परचेज़ करिए। लेकिन यदि आप महानगरों में रहते हैं, यदि ये संभव नहीं है, तो आप उन जो है सब्जियों को खरीदना पसंद करें जिसमें, जैसे हमने बताया कि हम बैंगन खरीदने जा रहे हैं, तो बैंगन में होता क्या है कि जो हम कह रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उसमें यदि कोई छेद है, इसका मतलब कि कीड़ा जो है उसका जो सेंस है वो समझ रहा है कि ये बैंगन जो है इसको खाया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए वो कीड़ा दिख रहा है। ये कीड़ा वहाँ कतई नहीं दिखेगा जहाँ पर कि उसको खतरा होगा। सपोज़ करिए जिस बैंगन में जो है इंसेक्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये कीड़ा जाए। तो हमें लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा चमकीले पे, बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, ठीक है, और कोशिश करिए, हम तो ये कहेंगे कि आप सीधे किसानों से खरीदें, और किसानों से खरीदने से एक फ़ायदा क्या होगा कि आपका किसान से भी संपर्क बढ़ेगा, और एक तरह से हम बोलते हैं ना कि हमारा फैमिली डॉक्टर, उसी तरीके से आप फैमिली जो है फार्मर रखिए,
फैमिली फार्मर रखिए। और ये कंसेप्ट क्या है, निश्चित तौर पे यदि आपका फैमिली फार्मर होगा तो कतई वो आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा, ऐसा कोई चीज़ आपको नहीं बेचेगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक ना हो। हम चाहते हैं कि वार्ता करते रहें, लेकिन समय की बाध्यता इसलिए है कि हमारे दर्शक जो हैं वो एक लिमिट समय के बाद चीज़ों से अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। हमारा और आपका विषय है, इसलिए हम इस विषय में डूब जाते हैं। ये टिप ऑफ द नॉलेज है, जहाँ से कि आप बेसिक चीज़ समझे। जो सर ने बताया कि जिस बैगन को कीड़ा खा रहा है उसको आप भी खा सकते हैं। हमारी अवधारणा अलग है कि जिसमें कीड़ा लग गया उसको हम छांट देते हैं, और जो दिख रहा है कि एकदम स्वस्थ है उसको खा रहे हैं। इस पे भी एक विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि बैगन को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं कि कितनी पेस्टिसाइड यूज हो रही है। कई बार लोग कहते हैं कि जिसको कीड़ा नहीं खाता है उसको आदमी खाता है। बहुत तरह की बातें हैं सर। तो हम चाहते हैं कि फसलों की सुरक्षा के अलावा हम प्लांट प्रोटेक्शन के माध्यम से अपने मनुष्यों के स्वास्थ्य पे उनको जागरूक करें। जो महत्वपूर्ण बात आपने कही, कितना संभव होगा नहीं जानते हैं, कि आप अपना एक फैमिली फार्मर रखिए जो कम से कम आपके प्रति थोड़ी ईमानदारी तो बरतेंगे। तो मैं आज बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप डॉक्टर एस.के. सिंह से जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़िए, आपका स्वागत है। लेकिन आप डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, इनके फेसबुक पेज पे जाइएगा, आपको इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलेगी, जिस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। हो सकता है लिखी भी गई होगी, लेकिन मैं वहाँ से अपने ज्ञान का हमेशा अपग्रेडेशन करते रहता हूँ। आज ये मौका मिला कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आया, तो मैं डॉक्टर साहब के साथ थोड़ी गुफ्तगू कर ली। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।